Good morning, students. Myself, Professor Pawan Kumar Yadav from Department of Mechanical Engineering. Today's topic is transportation method. Students, previous जो वीडियोस थे उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, किस तरह से कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है, उसी से रिलेटेड कुछ मेथड्स बताए थे। उसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है उस पर न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवाया था। उसके बाद रो मिनिमा मेथड जो है उस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है उस पर मैंने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया है। आज जो है नए जो दो मेथड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला मेथड है कॉलम मिनिमा मेथड और सेकंड है वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स में आज जो है हम पढ़ेंगे कॉलम मिनिमा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने जो मेथड पढ़ा था वो रो मिनिमा का था। ये वाला मेथड जो है कॉलम मिनिमा का है। इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि आपसे पूछा जाएगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स आपको दी जाएगी उससे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कॉलम मिनिमा मेथड से। तो मेथड आपको मेंशन किया जाएगा और बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा, जिसके थ्रू हम इस मेथड को अच्छी तरह से समझेंगे। स्टूडेंट्स, यहां ध्यान से देखें, आप क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ 3x3 का एक मैट्रिक्स है। ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, उसके साथ साथ हम ऐड कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई। स्टूडेंट, पहले मैंने कॉस्ट मैट्रिक्स बनाया था जिसमें हमें अलॉटमेंट करने हैं। अब मैं डिमांड और सप्लाई बता रहा हूं, इंडिविजुअल ए बी सी की और 1 2 3 की डिमांड्स बता रहा हूं। पहले सप्लाईज की बात कर रहे हैं अपन। 40 सप्लाई है ए की, बी की 50 सप्लाईज हैं, सी की 40 सप्लाईज हैं। उसी तरह 1 2 3 की बात करें अपन, डिमांड सेंटर 1 का 55 जो है डिमांड है, डिमांड सेंटर 2 का 45 जो है डिमांड है, और डिमांड सेंटर 3 का डिमांड है 30। फिर उसी तरह से हम जो है डिमांड और सप्लाई को हम चेक करेंगे। डिमांड और सप्लाईज को हमें इक्विवेलेंट करना है। जैसा मेथड है इन तीनों को ऐड करा हमने, उसी तरह हमने इसको ऐड किया। डिमांड और सप्लाई इक्वल है यानी बैलेंस प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को अनबैलेंस कर भी देखना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? देख लें आप, ये है क्वेश्चन। यहां तक आपको गिवन होगा, यहां से आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है। अब क्योंकि हमारा मेथड है कॉलम मिनिमा, तो अभी तक हम चल रहे थे रो वाइज, अब हम चलेंगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब पहले डिमांड सेंटर जो है, यानी यहां डिमांड बेसिस होता है ये सब कुछ। डिमांड सेंटर वहां सप्लाई बेसिस चल रहा था, यहां डिमांड बेसिस चल रहा है। मतलब पहले हम सारी डिमांड्स को सेटिस्फाई करेंगे, फिर हम दूसरी डिमांड्स पर जाएंगे। तो हम यहां पर सीक्वेंस लेंगे, पहले से स्टार्ट करेंगे पहली डिमांड से और आखिरी डिमांड पर हम एंड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम डिमांड वाइज चल रहे हैं तो सबसे पहले हम ऑप्ट करेंगे पहला वाला कॉलम। पहले वाले कॉलम में हमें अलॉटमेंट करना है, तो हम कॉस्ट मैट्रिक्स ढूंढेंगे कि भाई कॉस्ट मैट्रिक्स कौन सा है पहले कॉलम में। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जो है कॉस्ट मैट्रिक्स का है।
इस वाले हिस्से में इस कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि डिमांड 55 है और यहाँ पर 3 अलग अलग कॉस्ट दे रखी है। हमें ये 55 को सबसे पहले जो है सेटिस्फाई कराना है। तो ये सेटिस्फाई कराएंगे तो सबसे पहले हम कॉस्ट में देखेंगे कंपैरिजन करके कि सबसे लोअर कॉस्ट किसका है। जहां पर हमें लोअर कॉस्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स, उस वाले सेल को हम सबसे पहले एलोकेट कर लेंगे और उसमें हम देखेंगे डिमांड कितनी है और सप्लाईज कितनी है। यहां आप देख रहे हैं, यहां हमने सिलेक्ट कर लिया है 10 वाला सेल। अब यहां पर अलॉटमेंट करना है हमको। सप्लाईज 40 है, 55 इसकी डिमांड है, तो यहां हमने 40 को अलॉट कर दिया। दोनों में से छोटा जो होता है उसको अलॉट करते हैं डिमांड सप्लाईज के केस में। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखें आप ध्यान से, यहां पर जो रिमेनिंग बचा है 40 माइनस हो गया है, तो 15 जो है यहां रिमेनिंग बचा हुआ है, रिमेनिंग बचा हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी भी हमारे पास रिमेनिंग 15 बचा हुआ है और हमारे पास अभी भी 2 कॉस्ट हैं 11 और 12। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, हमने ये कहा है कि कॉलम मिनिमा मेथड में जब तक पहली डिमांड पूरी सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक हम दूसरी डिमांड्स पर नहीं जाते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि पहले हम जो है दोनों सेल्स में से किसी एक में अलॉटमेंट करेंगे। अब हम यहां देख रहे हैं कि दोनों में कंपैरिजन कर कर वैल्यूज जो है कॉस्ट मैट्रिक्स की वो 11 जो है छोटी है 12 से। तो फिर हमने ये सिलेक्ट कर लिया सेल को। अब सेल फिर सिलेक्ट हो गया, फिर हम यहां पर डिमांड सप्लाई देखेंगे। 40 इसकी सप्लाई है और डिमांड इसकी 15 है। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों में से छोटा कौन सा है 15, तो हम यहां पर 15 का अलॉटमेंट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये 0 हो गया क्योंकि 15 क्वांटिटी यहां चली गई। 40 में से 15 को हमने लेस कर दिया तो ये हो गया 25। लेस करने के बाद बचा ये 25। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर हम जब पहला वाला सेल देख रहे हैं, अब यहां पर हम 0 ऑप्ट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसकी पूरी की पूरी डिमांड को सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब ये इसकी डिमांड सेटिस्फाई हो गई, अब हम इसको हटा देंगे। अब हम अगर नए तरीके से देखेंगे तो अब डिमांड सेंटर ए के पास 25 जो है सप्लाईज बची हुई है, बी के पास 50 बची हुई है और सी के पास जो है 0 सप्लाईज बची हुई है। अब 0 सप्लाईज बची हुई है, इसका मतलब ये है कि ये भी फर्दर किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहां पर हम जब सेकंड स्टेज पर आ रहे हैं तो यहां 0 सप्लाईज है, इसका मतलब ये है कि अब ये भी मैट्रिक्स से बाहर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर हमें देखना है कि अब बची हुई कॉस्ट मैट्रिक्स कितनी है। अब हमारे पास बची हुई कॉस्ट मैट्रिक्स है ये वाली। अब इस कॉस्ट मैट्रिक्स में अभी भी हम कॉलम वाइज ही चलेंगे। ठीक है? अब हमारे पास सिर्फ इतनी मैट्रिक्स है जिसमें हमें अलॉटमेंट करना है। नीचे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास अब सप्लाईज ही नहीं है कि वो किसी डिमांड सेंटर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आएंगे हम सेकंड वाले पर। पहला हो चुका डिमांड सेंटर कंप्लीट, अब हम सेकंड वाले पर आएंगे। सेकंड में हम फिर कंपैरिजन करेंगे दोनों कॉस्ट का। इसमें लीस्ट कॉस्ट जो मिल रही है हमें वो मिल रही है 9। उस लीस्ट कॉस्ट वाले सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया। लीस्ट कॉस्ट वाले सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स, और लीस्ट कॉस्ट में अब हमें अलॉटमेंट करना है। यहां पर जो है सप्लाईज 25 है और यहां पर डिमांड है हमारी 45। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों में से लेस कौन सा है, ये 25 है। 25 को हमने यहां पर अलॉट कर दिया स्टूडेंट्स, ये 0 हो गया। और इसमें से 25 को हमने लेस कर दिया, 45 माइनस 25, तो अब यहां पर बचा 20। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर 20 बचा, तो अभी भी ये डिमांड सेंटर पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास ले देकर एक ही सेल बचा हुआ है जिसको हमें सेटिस्फाई कराना है, क्योंकि ऊपर वाला सेल जो है उसने पूरी की पूरी जितनी भी सप्लाईज थी वो दे दी है, नीचे वाले सेल ने पूरी की पूरी सप्लाईज दे दी है। अब हमारे पास बचा ही एक है, तो हमने इसी को सिलेक्ट किया, इस सेल को। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर 20 हमारे पास जो है डिमांड है और 50 हमारे पास सप्लाईज है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पर हमारा जो है 20 सप्लाईज जाएंगी, डिमांड जाएगी, सेटिस्फाई होगी 20 सप्लाईज से। अब 20 सप्लाईज जाएंगी तो 50 में से 20 लेस हो जाएगा, तो रिमेनिंग सप्लाईज हमारे पास 30 की बच जाएगी। अब सेकंड स्टेज में जब हम देख रहे हैं, अब सेकंड स्टेज पूरी हो गई। क्यों पूरी हो गई? क्योंकि इसने अपनी पूरी की पूरी डिमांड जो है सेटिस्फाई करा ली। स्टूडेंट, जैसे ये डिमांड सेटिस्फाई हो गई तो हमने इस वाले सेल को भी, यानी इस वाले कॉलम को भी रिमूव कर दिया। यानी पहला स्टेज खत्म हो गया, दूसरा स्टेज भी खत्म हो गया। अब हमारे पास फाइनली लास्ट स्टेज बचा हुआ है,
यहां पर हमने तीसरे कॉलम को लिया, तीसरे कॉलम के अंदर स्टूडेंट्स अब हमें अलॉटमेंट करना है। यहां पर 2 सेल्स दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, ध्यान से देखें आप, कॉस्ट मैट्रिक्स में 2 सेल दिख रहे हैं यहां पे। इन 2 सेल्स के अंदर अब हमें अलॉटमेंट करना है। तो पहले हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे किसका कॉस्ट कम है। उस कॉस्ट को हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया, उस सेल को कॉस्ट के बेसिस पर। सेल को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहां पर डिमांड और सप्लाईज देखेंगे। अब क्योंकि हमने अभी यहां पर 0 कर दिया था, अब हमने यहां सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन यहां सप्लाईज है नहीं। अब सप्लाईज नहीं है तो यहां पर क्या फिल कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। तो अगर हम बायपास करते हैं, अगर 0 करने के बाद बायपास करते हैं तो हम अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मैंने इस वाले सेल को हटा दिया था, इस वाली रो को नहीं हटाया था। हटाया इसलिए नहीं था मैंने, ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि अगर हमारे पास 2 सेल हैं और अब हमें अलॉटमेंट करना है तो किस तरह से करेंगे, है ना। अब हमारे पास 2 सेल हैं, हमने इसको रिमूव नहीं करा था, 2 सेल हैं, यहां पर हमने छोटा था तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर डिमांड सप्लाई देख रहे हैं तो यहां पर 30 इसके पास अवेलेबल है, लेकिन 0 इसके पास अवेलेबल है। तो अब इन दोनों में से छोटा कौन है? 0। अब 0 अगर हम पुट करेंगे, यानी किसी भी कॉस्ट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसी कारण से हम हर जहां जहां हमारा अलॉटमेंट हो जाता है, सप्लाईज या डिमांड 0 हो जाती है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये एक रीजन है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हमने इस कॉलम को रिमूव करा, उसी तरह हम इस सेल को भी रिमूव कर देंगे, इस रो को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब यह है कि इसमें अलॉटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये रिमूव हो गया। उसके बाद यानी ये मैंने आपको एक तरह से एक एग्जांपल लेकर बताया कि क्यों हम इसको रिमूव कर कर हटा रहे हैं, हटाने का रीजन क्या है। और अगर नहीं हटाते हैं और ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो अलॉटमेंट होने के बाद असाइनमेंट होगा सेल में कि कितनी क्वांटिटी जानी है, वो 0 ही होगी, क्योंकि उसके पास तो डिमांड अगर 0 है तो भी और अगर सप्लाई 0 है तो भी, दोनों कंडीशन में उसमें किसी भी तरह का अलॉटमेंट हो नहीं पाएगा। इसलिए हम ऑटोमेटिकली उसको पहले से ही जो है हम रिमूव करते हुए चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास लास्ट और फाइनल सेल बचा है 11, ठीक। तो हमने यहां पर 11 को जो है सिलेक्ट कर दिए। अब यहां पर डिमांड और सप्लाई देख ली हमने, डिमांड और सप्लाई हमारी क्योंकि हमारी इक्वल थी 130 तो यहां 30 रख ली, ये 0 हो गया, यहां पर ये 0 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे यहां 0 हो गया तो यहां पर इस कॉलम की पूरी जितनी भी सप्लाईज थी वो 0 हो गई। हम कॉलम वाइज चल रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, हम कॉलम वाइज चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कॉलम पे ही आपको फोकस करना है, रो पे आपको फोकस नहीं करना। जब हम रो मिनिमम मेथड में चलते हैं तो हमें सिर्फ रो पर ही फोकस करना है। जब तक 0 पहली रो नहीं होगी तब तक दूसरी पे नहीं आएंगे। उसी तरह यहां पर पहला कॉलम जब तक 0 नहीं आएगा तब तक दूसरे कॉलम पर नहीं जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक क्लियर है आपको। अब यहां पर आपने देख लिया कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हम कर चुके हैं, सारे सेल्स में अलॉटमेंट हो चुका है। अब यहां पर हम निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए अब हम देखेंगे कहां का अलॉटमेंट हुआ है। पहले वाले सेल की बात करेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 40। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाय 15 करा हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 25 करा है स्टूडेंट्स हमने। फिर यहां पर 14 मल्टीप्लाइड बाय 20 करा है स्टूडेंट्स। फिर हमने यहां पर 11 मल्टीप्लाइड बाय 30 करा, ठीक है। फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय हम 40 करेंगे, 400, ठीक। अब इन सबको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये है फाइनल आंसर, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं इस मेथड को। कॉलम मिनिमा मेथड में जब भी हम चलेंगे तो कॉलम वाइज चलेंगे, पहले कॉलम में सारे अलॉटमेंट कर देंगे। इसमें हमारा मेन मोटो ये रहेगा कि सबसे पहले पहली डिमांड सेटिस्फाई हो जाए। ये पूरी सेटिस्फाई होने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो है डिमांड पर जाएंगे, लेकिन पहले पहली वाली को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर लेंगे। इसको सेटिस्फाई करने का तरीका क्या है, जिस भी कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, पहला दूसरा तीसरा, स्टेज में पहला पहले होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा,
पहले को जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, जैसे ही पहला सिलेक्ट होगा उसमें से जो लीस्ट कॉस्ट होगा उस कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर जिस कॉलम को सिलेक्ट किया है उस लीस्ट कॉस्ट में डिमांड और सप्लाईज को हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद वहां पर हम अलॉटमेंट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? कॉलम मिनिमा मेथड, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है ये एक और मेथड है जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालते हैं। सबसे पहले जिस तरह से हमने प्रीवियस मेथड्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए एक कॉस्ट मैट्रिक्स बनाया था जिसमें डिमांड और सप्लाईज बनाई थी, उसी तरह यहां पर भी एक जो है मैट्रिक्स ली जाएगी, गिवन होगी आपको, जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, नया क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले डिमांड और सप्लाईज जो है उनको यहाँ पर रख रहे हैं, और डिमांड और सप्लाईज रखने के बाद इस तरह का कॉस्ट मैट्रिक्स है, इसमें बैलेंसिंग देखेंगे, हम चेक करेंगे। अब हम कॉस्ट मैट्रिक्स में वैल्यूज रख रहे हैं 19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 48, 70 और 20। ये वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, दिख रही हैं आपको, अच्छी तरह से देख लें। अब यहां पर जिस तरह से बाकी जो है उसमें करते हैं, इसमें भी हम उसी तरह पहले बैलेंसिंग चेक करेंगे। हमने सप्लाईज को ऐड करा, हमने डिमांड को ऐड किया, डिमांड और सप्लाईज को ऐड करने के बाद हमें बैलेंसिंग दिख गई, यहाँ पे हमने बैलेंस कर ली प्रॉब्लम, अगर अनबैलेंस है तो। उसके बाद अब यहां पर हमें जो मेथड अपनाना है उसका रूल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसी मैट्रिक्स में हम आगे इसी को एक्सटेंड करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस तरह से आप एक्सटेंशन देंगे इस मैट्रिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो है एक पूरा का पूरा बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हम लेंगे रो का डिफरेंस और यहां पर हम लेंगे इस वाले हिस्से पे कॉलम का डिफरेंस, रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस, जिसको हम कहेंगे पेनल्टी, रो वाइज पेनल्टी, कॉलम वाइज पेनल्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, और रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टीज लेकर हम इन बॉक्सेस में पेनल्टी वैल्यूज जो है उनको फिल करेंगे, और उस पेनल्टी के बेसिस पर जो है हम एलोकेशन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि किस सेल में एलोकेशन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें आप किस तरह से मैट्रिक्स बनाई है, इसी को एक्सटेंड किया गया है आगे, इसको भी यहां इस तरह से एक्सटेंड किया गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। स्टूडेंट्स ये वही क्वेश्चन है,
वुजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का देख रहे हैं आप। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है पूरा का पूरा सेल। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम यहां पर सबसे पहले पेनल्टीज निकालेंगे। पेनल्टी सबसे पहले हम रो वाइज चलेंगे, फिर हम चलेंगे कॉलम वाइज। तो इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि किस जोन को हमें हाथ नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हम उसको शेडेड इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें आप ध्यान से, हमने इस जोन को शेडेड इसलिए कर दिया है ताकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, रो वाइज कॉलम वाइज पेनल्टीज निकालेंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, अब यहां सबसे पहले पहली रो की पेनल्टी हमने निकाली। पहली रो में जो कॉस्ट मैट्रिक्स है उसमें लीस्ट और सेकंड लीस्ट दो वैल्यूज को हम लेंगे। तो लीस्ट वैल्यू यहां पर दिख रही है और सेकंड लीस्ट दिख रही है 19 और 10। इन दोनों का हम यहां पर डिफरेंस लिखेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9। तो ये जो 9 है स्टूडेंट्स, ये है यहां की पेनल्टी, इस रो की पेनल्टी है। उसी तरह हम सेकंड रो पर आते हैं, लीस्ट और सेकंड लीस्ट देख रहे हैं। इस पूरी रो के अंदर 30 और 40 दो वैल्यूज हमें दिख रही हैं, छोटी और सबसे छोटी। ठीक है ना? तो 40 माइनस 30 दैट इज 10 ले लिया हमने सेकंड पेनल्टी। फिर हम बात करते हैं थर्ड वाले रो की। यहां पर हमें दिख रहा है 8 और सेकंड वैल्यू दिख रही है हमें 20 माइनस 8 करेंगे, लीस्ट और सेकंड लीस्ट। ठीक है, 20 माइनस 8, तो यहां पर हो गया 12। तो यहां हमें तीन अलग अलग वैल्यूज मिल गई, 9, 10 और 12। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह हम कॉलम वाइज चलेंगे। कॉलम वाइज में लीस्ट और सेकंड लीस्ट की बात करें, यहां 19 और 40 दो वैल्यूज है, एक लीस्ट है एक सेकंड लीस्ट है। ठीक है, तो 40 माइनस 90 ये करेंगे हम यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, 21 हो गया। ठीक है, फिर यहां सेकंड वाले कॉलम पर जाएंगे हम। यहां क्योंकि 30 है कॉमन है, 8 माइनस 30 यानी 30 माइनस 8, लीस्ट और सेकंड लीस्ट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि कॉमन है तो 30 हमने ले लिया। ठीक है, 22। इसके बाद यहां इस वाले कॉलम में जा रहे हैं, 40 दिख रही है हमको, 50 दिख रही है, 50 माइनस 40 10 हो गई, लीस्ट सेकंड लीस्ट। यहां पर हम जा रहे हैं 10, 60 और 20 और 10 दिख रहा है हमको यहां पर, 20 माइनस 10 हो गया यहां पर 10। स्टूडेंट्स, पेनल्टी कॉलम वाइज और रो वाइज निकालने का जो तरीका है वो आपको अच्छी तरह से अब यहां पर क्लियर है कि पहले कॉलम वाइज चलें या रो वाइज चलें। तो पहले चलना है आपको रो वाइज। रो वाइज चलते समय लीस्ट और सेकंड लीस्ट वैल्यू देखनी है आपको, उसको सब्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद आपको वैल्यू जो मिलेगी वो उस रो की पेनल्टी कहलाएगी। इसी तरह सेकंड रो फिर थर्ड रो। उसी तरह कॉलम वाइज चलेंगे हम। कॉलम वाइज में भी हम क्या करेंगे, लीस्ट और सेकंड लीस्ट दो वैल्यूज लेंगे, उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे और सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पेनल्टी वैल्यूज मिलेगी। अब हमारे पास पहले रो और पहले कॉलम की पेनल्टी वैल्यूज आ गई। अब यहां से हमें अलॉटमेंट करना है, तो हम सबसे पहले पेनल्टी को जो है देखेंगे कि सबसे ज्यादा पेनल्टी किस की है, रो की है या कॉलम की है। तो हम पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर पेनल्टी दिख रही है आपको, सबसे ज्यादा यहां दिख रही है। अब ये वाली पेनल्टी ज्यादा है, ये हमें पहले से क्लियर हो गया इनके आपस में कंपैरिजन करने पर। यहां पर हमने कंपैरिजन करा, ये वाली पेनल्टी हमको ज्यादा दिख रही है। ठीक, अब इस पेनल्टी को इस पेनल्टी से कंपैरिजन करेंगे और हम देखेंगे दोनों में से बड़ी पेनल्टी कौन सी है। जो बड़ी पेनल्टी है उसी के ऊपर हमें अलॉटमेंट करना है। अगर रो वाइज, अगर ये पेनल्टी बड़ी होती तो रो वाइज अलॉटमेंट होता, अब ये वाली पेनल्टी बड़ी है तो कॉलम वाइज अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस पेनल्टी को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इस पेनल्टी पे हमने अलॉटमेंट करना शुरू करा। ठीक, इस पेनल्टी पे ये वाला कॉलम मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, इस कॉलम में हमें सबसे पहले अलॉटमेंट करना है। अब इस कॉलम के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 30, 30 और 8, यानी तीन हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स की वैल्यूज दिख रही हैं यहाँ पे। अब हमें इसमें कंपैरिजन कर सबसे पहले हमने इसको देखा, ठीक, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, तो यहाँ सबसे लीस्ट वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई करा। अब यहां पर हम डिमांड सप्लाई देखेंगे, यहां पर डिमांड 8 है और यहां पर सप्लाईज 18 है। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, यहां 10 बचा, यहां पर जैसी सप्लाईज हुई यहां 10 बचा रिमेनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर 0 हो गया।
क्योंकि इसने अपनी पूरी की पूरी सप्लाई सेटिस्फाई करा ली, किससे? S3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसने सेटिस्फाई करा ली तो फर्दर अब इसको किसी से भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कॉलम है वो इस सेल से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कॉलम अगर बाहर कर देते हैं, हम देख लेते हैं, करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब इसी तरह यहां पर अभी 10 सप्लाईज बची हुई हैं, लेकिन ये एक पेनल्टी पे हमने एक अलॉटमेंट करना था, वो कर दिया। और उस पर कितना अलॉटमेंट होगा स्टूडेंट्स? यहां पर होगा 8 का अलॉटमेंट। ठीक है, तो पहली रो, पहले कॉलम में पेनल्टी हमने पहले आइडेंटिफाई करी, मैक्सिमम पे हमने सेल कॉलम या रो पर एलोकेट किया, फिर वहां पर हमने जो है वैल्यूज उस सेल पर डाली। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम नेक्स्ट की पेनल्टी निकालेंगे। अब यहां पर लीस्ट, सेकंड लीस्ट दिख रहा है आपको, 19 - 10 सेम है, यहां 9 आएगा। फिर यहां पर हम देख रहे हैं 40 और 60, फिर हमें दिखाई दे रहा है सेम दिख रहा है, 60 - 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक, फिर अब हम यहां पर चल रहे हैं, यहां पर हमें दिख रहा है 40 और 20, तो ये हो जाएगा 20, ये 20 यहां पर लिख लिया हमने। अब ये हमारे पास रो की पेनल्टीज आ गई। इसी तरह अब हम कॉलम वाइज चलें। अब कॉलम में किसी तरह का कोई चेंज ओवर नहीं हुआ तो सेम पेनल्टी होगी, 40 - 19, जो ऊपर वाली पेनल्टी वही सेम नीचे आएगी। अब ये वाला तो क्योंकि हमने अलॉट कर दिया है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आगे फर्दर पेनल्टी निकलेगी ही नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो सेम एज इट इज 50 - 40 जैसा ऊपर है वैसा का वैसी पेनल्टी आएगी। यहां पर भी कोई चेंज नहीं है, 20 - 10 वैसा का वैसे ही होगा, यहां पर भी 10 की पेनल्टी आएगी। अब इसमें फिर अगर हम देखते हैं, इसमें सेकेंड स्टेज पर जाते हैं, सेकेंड पे हम पेनल्टी देखते हैं, तो सबसे ज्यादा पेनल्टी कॉलम में यहां दिख रही है और रो में यहां पर टाई हो गया है, यहां पर 2 पेनल्टीज दिख रही है। लेकिन अगर हम फर्दर आप कंपैरिजन करते हैं रो का और कॉलम का, तो सबसे ज्यादा पेनल्टी हमें यहां मिल रही है कॉलम में। फिर हमने इस कॉलम में जो है इस बेसिस पर इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब इस कॉलम को सिलेक्ट किया तो इसके अंदर फिर हम जाएंगे कॉस्ट मैट्रिक्स पर। कॉस्ट मैट्रिक्स जो है वो है 19, 70 और 40। अब इसके अंदर हमें सेल सिलेक्ट करना है, तो हमने 19 सबसे कम वैल्यू है इन तीनों में से, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस पर हमने डिमांड सप्लाई देखी, 7 जो है इसकी सप्लाईज है, इसकी डिमांड है 5, इन दोनों में से लेस है 5, तो यहां पर 5 जो है अलॉटेड होगा। तो यहां पर 5 को हमने अलॉट कर दिया स्टूडेंट्स, ये हो गया 0। अब ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि फर्दर अब ये पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, और यहां पर जैसे हमने किया तो यहां पर अब रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा रिमेनिंग 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब फिर हम इसको हटा देंगे, ये भी हट जाएगा फिर फर्दर। ठीक है, अब हम अगेन फिर से हम कैलकुलेट करेंगे पेनल्टी। तो पहले हम चलेंगे रो वाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह हो जाएगा 50 - 10, क्योंकि ये 2 हिस्से बचे हुए हैं, ये हो जाएगा 60 - 40, ये वाला हिस्सा हो जाएगा 70 - 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर पेनल्टीज अब फिर से चेंज हो जाएगी, यहां पेनल्टी हो जाएगी 40। ठीक है, यहां पर पेनल्टी हो जाएगी 20, कैलकुलेट करें आप फिर से। ठीक है, और यहां पर पेनल्टी कितनी हो जाएगी? यहां पर पेनल्टी हो जाएगी 50। ठीक, अब यहां पर चलते हैं। अब यहां तो फर्दर होना नहीं है कुछ, यहां पर भी फर्दर कुछ नहीं होना, अलॉटमेंट हो चुके हैं यहां पे। अब यहां पर कोई चेंज दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? कोई चेंज नहीं है, तो यहां पर सेम टू सेम वैसी की वैसी, क्योंकि ऊपर अगर किसी तरह का कोई चेंज होता तो इसकी पेनल्टी चेंज होती। अब 50 - 40 यहां पे भी है, 20 - 10 यहां पर भी है, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब फिर कंपैरिजन करेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि इस यानी थर्ड स्टेज पर आ गए, यहां पर दोनों कॉमन है। ठीक है, अब यहां पर कंपैरिजन करते हैं रो वाइज। अब रो वाइज अगर हम देखते हैं तो इन तीनों में 40, 20 और 50 में 50 वाली पेनल्टी हमको लग रही है ज्यादा। ठीक, तो हमने फिर यहां पर 50 वाली पेनल्टी को आइडेंटिफाई किया और इसी वाले कॉलम में हमने अलॉटमेंट किया है। अब इस वाले कॉलम में हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी बची? अब हमारे पास बची 70 और 20। इन 2 वैल्यूज में हमको अलॉटमेंट करना है। अब इन दोनों में छोटी कौन सी दिख रही है आपको? ये वाली छोटी दिख रही है। अब यहां पर हमें अलॉटमेंट करना है, तो यहां पर अब सप्लाईज बची कितनी है? 10, और यहां पर डिमांड कितनी है? 14। तो यहां पर जा कितना सकता है? पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों सिलेक्ट किया? कॉस्ट के बेसिस पर। ठीक, फिर यहां पर
हमने अलॉटमेंट कर दिया, यहां 10 का अलॉटमेंट हो गया स्टूडेंट्स। अब जैसे यहां 10 का अलॉटमेंट हो गया तो रिमेनिंग क्या बचा, 0, ठीक है, और यहां पर बचा 4, ठीक है स्टूडेंट। जैसे यहां पर अलॉटमेंट हो गया, इसका मतलब यह है कि फर्दर अब ये वाला हिस्सा यूज नहीं होगा, मतलब इसको अब हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि फर्दर अब इसके आगे डैश डैश हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे। नेक्स्ट स्टेज में फिर रो वाइज चलते हैं हम। 50 माइनस 10 सेम टू सेम, यहां पर 40 रहेगा। 60 माइनस 40 यहां पर रहेगा 20, एज इट इज वैसा का वैसी आएगा। यहां पर मैट्रिक्स हट चुकी है, अब यहां पर 10 का 10 आएगा, क्योंकि ऊपर कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहां पर चेंज आया। 50 माइनस 40 यहां पर हमने कर दिया 50 माइनस 40, लेकिन अब यहां पर 60 माइनस 10 है, मतलब यहां पर आएगा 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। तो यहां 50 लिया, तो इसका मतलब ये फिर कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बड़ा वैल्यू है। अब यहां से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बड़ा वैल्यू है, इसमें और इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहां पर अगर ये वैल्यू बड़ी है तो हमने इसको ले लिया। फिर हम जाएंगे कॉलम वाइज, इस वाले कॉलम में हम जाएंगे, यानी अलॉटमेंट अब कहां होगा स्टूडेंट्स, यहां पे होगा अलॉटमेंट। यहां पे हमको अलॉटमेंट करना है 10 में और 60 में। देखें आप ध्यान से, अब यहां पर दोनों में हमने कंपैरिजन किया। छोटी वैल्यू कौन सी है, देखें आप, ये दिख रही है हमको। यहां पर हमने देखा कितना सप्लाई करना है, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है, तो 2 सप्लाईज बची हैं, 4 हमारे पास वो है। तो सबसे पहले हमने इसको देख लिया, और देखने के बाद फिर हमने यहां पर 2 का सप्लाई कर दिया, ये 0 हो गई। यहां पर बचा रिमेनिंग 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्योंकि 0 हो गई तो फर्दर फिर अब जो है ये वाले हिस्से को अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये भी हट गया, ये हट गया, तो मतलब फर्दर अब डैश 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 चलेगा इसका, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहां पर अभी 2 सप्लाईज बची हुई हैं, ठीक है। अब हम फिर रो वाइज कॉलम वाइज चलते हैं, पेनल्टी निकाल रहे हैं। इसकी निकलेगी नहीं क्योंकि ये फुलफिल हो चुका है, इसकी निकलेगी कितनी, इसकी निकलेगी 20, 60 माइनस 40, ठीक है। यहाँ 60 माइनस 40 20 करी, अब इसकी निकलेगी नहीं, ये खत्म हो गया, ये वाला हट गया है, इसकी निकलेगी नहीं, इसकी भी नहीं निकलने वाली है। अब इसकी बात करें, अब इसमें बचा है कितना, 40, एज इट इज 40 आ गया यहाँ पे, ठीक, और यहां पर आ गया एज इट इज 60, ठीक है। फिर कंपैरिजन करेंगे अपन, 60 बड़ा है, 60 को हमने फिर आइडेंटिफाई करा, ये पेनल्टी जो है आगे हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये लीस्ट और सेकंड लीस्ट वाला मेथड है। यहां तक मैं क्यों गया हूं स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए। यहां तक निकलेगा नहीं, यानी हम तो जब भी पेनल्टी निकालते हैं तो लीस्ट और सेकंड लीस्ट की बात करते हैं, लेकिन अब यहां पर अब हम चल रहे हैं तो हमारे पास लीस्ट और सेकंड लीस्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो हम अब ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को यूज कर ही नहीं सकते। हमने पेनल्टी किसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज थी। पेनल्टी निकालने का मेथड यही है कि लीस्ट और सेकंड लीस्ट को माइनस करते हैं। इसमें हो नहीं सकती क्योंकि वैल्यूज जा चुकी हैं, इसमें हो नहीं सकती क्योंकि वैल्यूज जा चुकी हैं। कॉलम में यहां पर ये हो चुकी हैं, इसलिए इसमें वैल्यूज नहीं जा सकती, लेकिन इसमें और इसमें जा सकती। लेकिन यहां पर वैल्यूज कितनी बची है, 40 और 60, यानी दूसरी कोई वैल्यू बची नहीं। अब यहां पर कोई वैल्यू नहीं बची है तो यहां पर हम स्टॉप कर देंगे। अब हम पेनल्टी की जगह अब हम देखेंगे अलॉटमेंट कहां कहां होगा। अब यहां पर अलॉटमेंट की हम बात करें, डिमांड और सप्लाई, यानी यहां पर एंड हो गया क्वेश्चन, तो यहां पर अब हम देखेंगे 2 सेल हमारे पास हैं, यहां पर 7 डायरेक्ट आ जाएगा, या 9 टोटल है। इस सप्लाईज 9 डायरेक्ट है और इस पर डिमांड है 7 और इस पर डिमांड है 2, तो यहां पर हम 7 को अलॉट करेंगे स्टूडेंट्स, और यहां पर अलॉट करेंगे हम 2 का, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जो है अलॉट करते हैं वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये। अब इस पे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे, 19 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 10,
ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमने वैल्यूज निकाली, इसका आंसर आएगा 859। ठीक है, ये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। स्टूडेंट्स ये जो है वोजल्स अप्रोक्सीमेशन है, इसमें रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस के बेसिस पर पेनल्टीज निकाली जाती है। उन पेनल्टीज को आपस में कंपेयर करा जाता है, जहां मैक्सिमम पेनल्टी होती है उसी रो या उसी कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर जो कॉलम या जो रो हम सिलेक्ट कर रहे हैं पेनल्टी के बेसिस पर, उसमें जो कॉस्ट मैट्रिक्स होती है उसमें उस रो या उस कॉलम की लीस्ट वैल्यू के अंदर हम अलॉटमेंट करते हैं। ये इसका मेथड है, इसके थ्रू हम जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।